नमस्कार दोस्तों। अब हम रासायनिक बल गतिकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया की जो दर है, उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, पहला कारक आ रहा है इसमें क्रिया कारक की सांद्रता। ठीक है, ऊपर मैंने आपको बताया, देखो जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है क्रिया कारक की सांद्रता क्या पड़ती जाती है, कम पड़ती जाती है, क्योंकि उत्पाद बनता जाता है, इसलिए तो क्रिया कारक की जो सांद्रता है वो कम पड़ती है। अगर हम शुरुआत में ही क्रिया कारक की सांद्रता बहुत ज़्यादा ले लेंगे, बात समझ में आ रही है आपको, अगर हमने क्रिया कारक बहुत ज़्यादा लिया हुआ है तो उससे अभिक्रिया का वेग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये क्रिया कारक के अणु आपस में अभिक्रिया करके और उत्पाद का निर्माण करेंगे। लेकिन इसके विपरीत हमारे पास में क्रिया कारक कम है, मान लो हमारे पास में क्रिया कारक की सांद्रता बहुत कम है, तो उनको आपस में क्रिया नहीं हो पाएगी। क्रिया कारकों के बीच में आपस में क्रिया नहीं होगी तो अभिक्रिया का वेग जो होगा वो धीमा पड़ जाएगा। तो किसी भी अभिक्रिया को स्टार्ट करने के पहले हमें उसकी सांद्रता को देखना चाहिए, यानी कि हमें सांद्रता अधिकतम रखनी चाहिए, तो ही उससे अधिक मात्रा में उत्पाद और कम समय में उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिया कारक की जो सांद्रता है अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होती है। अभिक्रिया का वेग, क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ाते जाएंगे हम तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता जाएगा। लेकिन परंतु शून्य कोटि की अभिक्रियाओं पर सांद्रता का प्रभाव नहीं पड़ता है या नहीं होता है। अब शून्य कोटि की सांद्रताएं क्या होती हैं अभी आपके आगे आ जाएगा। फिर आता है आपके क्रिया कारक का अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होता है। पृष्ठ तल का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हमारे पास में दो क्रिया कारक हैं ए प्लस बी, ठीक है, और हमने ये दो क्रिया कारक लिए हैं, इन दोनों क्रिया कारकों को हमने इतना बड़ा टुकड़ा लिया है, एक हमने इतना बड़ा टुकड़ा लिया है क्रिया कारक का, एक हमने इतना बड़ा टुकड़ा लिया है दूसरे क्रिया कारक का। हम इन दोनों की अभिक्रिया करा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इनकी अभिक्रिया आसानी से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर मैं इस एक क्रिया कारक को, इसके मैंने 1000 टुकड़े कर दिए, छोटे 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 छोटे, बहुत छोटे छोटे, मैंने इसके 1000 टुकड़े कर दिए, और इसके भी मैंने बहुत छोटे छोटे 1000 टुकड़े कर दिए बी वाले क्रिया कारक के, तो ऐसा करने पर हमने क्या किया, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा दिया। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने से अब ये दोनों ए और बी क्रिया कारक आसानी से अभिक्रिया कर लेंगे और अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाएगी। तो अभिक्रिया का जो पृष्ठतल है वो अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होता है। ताप का प्रभाव, अभिक्रिया का वेग ताप के समानुपाती होता है, ठीक है, क्योंकि इससे अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। ऐसा रासायनिक बल गति में वैज्ञानिकों ने बोला है कि अब अगर अभिक्रिया के वेग को हमें 2 गुना बढ़ाना है तो तापमान हर बार 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते जाएं, उससे अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन उत्प्रेरक। उत्प्रेरक से अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? आप लोगों ने अब तक ये पढ़ते हुए आ रहे हो, आपकी अभिक्रिया का वेग उत्प्रेरक के डालने पर हमेशा वृद्धि ही होती है। तो वो क्या है, उसका कारण क्या है? देखो, उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? ठीक है, तो सक्रियण ऊर्जा, वैसे तो आपके इस अध्याय में सक्रियण ऊर्जा वाले टॉपिक को हटा दिया गया है राजस्थान बोर्ड की तरफ से, लेकिन मैं आपको हल्का सा इंडिकेशन देना चाहता हूँ कि सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, क्योंकि हमारा ये टॉपिक आया है इसलिए। देखो, अभिक्रिया की जो गति है, अभिक्रिया का जो वेग है, वो किस पर निर्भर करता है। मान लो मेरे पास में यहाँ पर अभिक्रिया का, ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ जो समय और अभिक्रिया के आगे बढ़ने पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, पास में एक सेकंड ऊर्जा, इसको दर्शाया जाता है ई और
आधार में स्मॉल a से दर्शाया जाता है। इसका मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रियण ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी EA। तो जो A क्रिया कारक है, इस A क्रिया कारक को B में बदलने के लिए न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए एक एक क्रियाकारी अणुओं के पास में। वो जो न्यूनतम ऊर्जा है वो है EA, यानी कि सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, इसी को हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब देखो उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो ग्राफ आ रहा है ये है आपके विदाउट कैटलिस्ट, यानी कि उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा जो है वो यहाँ से लेके और यहाँ तक आ रही है। क्रियाकारक की जो सक्रियण ऊर्जा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है। जैसे ही हमने अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक डाला, उत्प्रेरक डालते ही अभिक्रिया की जो अभिक्रिया का जो वो है सक्रियण ऊर्जा वो कम हो जाती है। देखो ऊपर क्या लाइन लिखी हुई है, उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। तो जैसे ही हमने इसमें उत्प्रेरक डाला, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी हो गई। अब ये सक्रियण ऊर्जा कम पड़ गई है, इतनी सी रह गई है बस। तो लाल वाला तो है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा और नीला वाला है उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। तो जैसे ही आपने उत्प्रेरक डाला तो इससे अभिक्रिया के वेग बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब अभिक्रिया आसानी से हो गई, क्योंकि अब उसकी सक्रियण ऊर्जा कम पड़ गई। सक्रियण ऊर्जा का मतलब अभिक्रियाओं की जो आपस में अभिक्रिया करने की जो ऊर्जा थी वो कम हो गई है। उनका जो कम सक्रियण ऊर्जा कम होने का मतलब वो आपस में अब तेज़ी से गति कर रहे हैं। इससे वो जल्दी और अधिक वेग से अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं। इसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि व अणुसंख्यता इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है और बोर्ड परीक्षा में 100% इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कि अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मतलब क्या होता है और वो कैसे हम दर्शाएंगे। देखो अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता किसे कहते हैं। दोनों टॉपिक अलग अलग हैं, अभिक्रिया की कोटि अलग है और अणुसंख्यता अलग है, लेकिन इनमें क्या समानता है वो आपको आगे दिखाई देगी, है ना। देखो, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की वह संख्या या सांद्रता, हम संख्या नहीं बोलेंगे, हम सांद्रता बोलेंगे। ठीक है, वह सांद्रता जिससे अभिक्रिया के वेग का निर्धारण होता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में आया हो तो देखो आप इस अभिक्रिया को हम वापस पढ़ते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक की वह सांद्रता जिससे अभिक्रिया के वेग का निर्धारण होता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, अभिक्रिया के वेग का निर्धारण हो रहा है। ठीक है, कौन अभिक्रिया के वेग को निर्धारित कर रहा है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की सांद्रता। ठीक है, और वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु कौन होते हैं, वो होते हैं क्रियाकारक। क्रियाकारक ही तो आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब ये जो क्रियाकारक हैं ये आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो अभिक्रिया का जो वेग है ना वो क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, अब देखो आप अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, लेकिन मान लो एक अभिक्रिया है कि जैसे एक ही अभिक्रिया मैंने B से कराई तो इससे उत्पाद प्राप्त हुआ D। ठीक है, इस अभिक्रिया को समझना, अगर आपको मैं जो ये अभिक्रिया का एक सामान्य उदाहरण समझा रहा हूँ ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है वो समझ में आ जाएगा आपको। A और B ने आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाया, D उत्पाद बनाया। A और B क्रियाकारक हैं और D क्या है, उत्पाद है। अब अगर मैं यहाँ पर A की सांद्रता, मान लो अभी हमने दोनों की सांद्रता बराबर ले रखी है, A और B की सांद्रता को हमने बराबर लिया हुआ है। मान लो 5, इसकी सांद्रता मैंने 5 ले रखी है, इसकी भी सांद्रता मैंने 5 ले रखी है और जो उत्पाद है वो 10 सांद्रता का बन रहा है। एक सामान्य उदाहरण बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं A की सांद्रता को 5 से और 8 कर देता हूँ, मान लो मैंने A की सांद्रता 5 से बढ़ा के क्या कर दी, 8 कर दी इसकी सांद्रता में, तो उत्पाद जो था वो क्या हो गया, उत्पाद की सांद्रता 18 हो गई। मतलब समझ में आया आपको, ए की सांद्रता बढ़ाने पर उत्पाद की सांद्रता भी बढ़ गई। ए में अणुओं की संख्या बढ़ाने पर उत्पाद में अणुओं की संख्या बढ़ गई। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए की सांद्रता को 8 की जगह पे मैंने 2 कर दिया, तो ये जो उत्पाद बन रहा था अब यहाँ पे उत्पाद कितना बन गया, केवल 8 बन गया, बस उत्पाद बन रहा है 8। ए की सांद्रता को कम करने पर उत्पाद की सांद्रता भी कम पड़ गई। ठीक है, अब देखो अब हम परिवर्तन कर रहे हैं किसके अंदर, बी के अंदर हम परिवर्तन कर रहे हैं। अब देखो हम बी के अंदर परिवर्तन कर रहे हैं। ए तो मैंने 5 ले लिया और बी को मैंने पहले 5 लिया था, अब मैंने बी कितना ले लिया, 2 ले लिया। उत्पाद कितना बन रहा था स्टार्टिंग में, 10 बन रहा था, अभी भी उत्पाद बन रहा है 10।
ठीक है। बी की सांद्रता को कम करने पर उत्पाद की सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उत्पाद जो था क्रियाकारक जो बी था, इस बी की सांद्रता को मैंने कर दिया 14। बी की सांद्रता मैंने ज़्यादा बढ़ा दी, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। पहले इसकी 5 थी बी की, अब मैंने 14 कर दी। अब उत्पाद कितना बन रहा है, 10। यानी कि बी की सांद्रता को मैं परिवर्तित कर रहा हूँ, इससे उत्पाद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उत्पाद की सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन ए की सांद्रता को थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा करने पर उत्पाद की सांद्रता पर प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी अभिक्रिया है ये केवल ए की सांद्रता पर ही निर्भर कर रही है, बी की सांद्रता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैं बी की सांद्रता को कम करूं या ज़्यादा करूं, उत्पाद जितना बनना है उतना ही बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस अभिक्रिया की कोटि एक है। वो एक कौन है, ये ए। अभिक्रिया केवल एक ही क्रियाकारक पर निर्भर कर रही है और वो ए है। इसको कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। अगर अभिक्रिया की कोटि ए और बी दोनों पर निर्भर करती, दोनों की सांद्रता बदलने पर डी उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता, तो अभिक्रिया की कोटि हो जाती 2। अगर 3 पर निर्भर करती तो अभिक्रिया की कोटि हो जाती 3। अगर ए और बी दोनों पे ही निर्भर नहीं करती, ए और बी की सांद्रता को मैं बढ़ा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, लेकिन बी जितना है उतना ही बन रहा है, तो इसका मतलब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इस पे अभिक्रिया पर ए और बी की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, किसी भी क्रियाकारक की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है। अब आगे देखो आप, या जितने क्रियाकारक की क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये तो मैंने आपको बताया अभी ऊपर। अगर ए पर निर्भर कर रही है तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, 2 पर निर्भर कर रही है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, 3 क्रियाकारकों पर निर्भर करती है तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, किसी भी क्रियाकारक पर निर्भर नहीं कर रही है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, इन अभिक्रियाओं की कोटि के उदाहरण परीक्षा में आते हैं। ठीक है। तो इन अभिक्रियाओं की कोटि को आपको थोड़ा रटना पड़ेगा, इसका और कोई अपने पास में इलाज नहीं है। हम निकाल सकते हैं अभिक्रिया की कोटि कौन सी है, लेकिन वो बहुत लार्ज मेथड है और वो हायर क्लासेस में आता है। तो अभी आपको इन अभिक्रियाओं को थोड़ा सा रटना पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ जो अभिक्रिया लिखाई है ना, उन्हीं को आपको लर्न करना है। ये बुक की अभिक्रिया हैं और मैंने अपने नोट से भी बनाई है। तो आपको इन अभिक्रियाओं में कौन कौन सी कोटि, प्रथम कोटि की कौन सी है, द्वितीय कोटि कौन सी है, वो आपको अच्छी तरह लर्न करना है। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या कौन सी है, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण कौन कौन से हैं। SO2Cl2 को हमने अपघटित किया तो ये बन गया SO2 और Cl2। हमें उत्पाद की तरफ नहीं देखना है, क्रियाकारक कितने हैं इसके अंदर, एक क्रियाकारक है। तो रेट यानी कि दर बराबर के और SO2Cl2 की सांद्रता के ऊपर आपको 1 लगाना है। तो ये 1 क्या दर्शा रहा है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। दूसरी अभिक्रिया देखो, H2O2 का आपने विघटित किया तो जल और ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, तो ये क्या हो गया, रेट बराबर के H2O2 की सांद्रता 1 हो गई, मतलब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है। एक जितनी भी रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएँ होती हैं, सभी रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएँ प्रथम कोटि की होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आती है आपके शून्य कोटि की अभिक्रियाएँ, यानी कि वे अभिक्रियाएँ जिनमें क्रियाकारक की सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनमें से कौन सी है, पहले देखो H2 + Cl2 की अभिक्रिया करने पर ट्वाइस HCl बन रहा है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन की सांद्रता को अगर घटाया या बढ़ाया जाए तो HCl की सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो रेट बराबर के H2 की सांद्रता के ऊपर हमने क्या लगाया, 0, ये नॉट नहीं है, 0 है, और Cl2 की सांद्रता 0 हो गई, यानी कि अभिक्रिया शून्य कोटि की है। एक और अभिक्रिया है ये वाली, अमोनिया को विघटित किया जाता है आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो N2 और H2 बनते हैं। और आपने इसकी उल्टी अभिक्रिया भी पढ़ी हुई है कि N2 और H2 की अभिक्रिया कराने पर अमोनिया बनता है। लेकिन अभी अपन अमोनिया को विघटित कर रहे हैं। अमोनिया का विघटन करने पर रेट जो है, दर के बराबर अमोनिया की सांद्रता की घात 0 आ जाएगी, यानी कि अमोनिया की सांद्रता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इन अभिक्रियाओं को बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रियाएँ, ध्यान रखना आप। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण देखो आप, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया ट्वाइस N2 है ना, पहले आपने अभिक्रिया संतुलित नहीं की थी, लेकिन संतुलित करने के बाद यहाँ कितना आ गया, ट्वाइस N2 आ गया, तो रेट बराबर के NO2 की सांद्रता की घात 2 आ गई। तो ऊपर ये 2 लगा हुआ, यही दर्शा रहा है कि ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो अणु आपको अभिक्रिया को संतुलित भी करना जरूरी है। इस प्रकार से आपको इन अभिक्रियाओं को याद रखना होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, यही आपके कोर्स में है। तृतीय और चतुर्थ कोटि की अभिक्रिया अपने कोर्स में नहीं है। ठीक है। देखिए अब हम
अब अभिक्रियाओं की कोटि की इकाई क्या होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं और द्वितीय कोटि की जो अभिक्रियाएं, इनकी इकाई क्या होती है? इकाई के आधार पर एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, अक्सर नहीं बनता है, कभी कभी इसका क्वेश्चन बन जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग की इकाई बटावा सांद्रता बटावा समय होता है। हम क्या लिखते थे, दर बराबर सांद्रता बटावा समय, डी डेल टी अपॉन डेल टी डी टी लिखते थे अपन। तो सांद्रता बटावा समय हो गया। तो सांद्रता की इकाई कितनी होती है? मोल प्रति लीटर, और समय की सेकंड होती है। इस आधार पर हम प्रथम कोटि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं की इकाई है हम ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया निकलती है उसकी इकाई है सेकंड इनवर्स। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की इकाई है मोल, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। और शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये तीनों आपको याद रखनी होगी, और आप चाहें तो इस सूत्र से इनको ज्ञात भी कर सकते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रियाओं की इकाई ये होती हैं। अब देखो, मान लो एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि एक अभिक्रिया जिसका वेग स्थिरांक k का मान कितना है 1.29 × 10⁻² सेकंड इनवर्स हो, तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। कुछ भी नहीं दिया, खाली ये दिया है k का मान। तो इससे हम अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करेंगे? लेकिन आपके पास में हिंट कौन सा है? ये इसकी इकाई हिंट है आपके पास में। इकाई कितनी लिखी हुई है? सेकंड इनवर्स। और सेकंड इनवर्स इकाई होती है, ये किसकी इकाई होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई होती है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं बस। तो आपको केवल अभिक्रिया की कोटि याद रखनी है, कोटि की इकाई याद रखनी है, जिससे हम ये बता सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि की इकाई के अनुसार ये प्रथम कोटि की, शून्य कोटि की या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, हम उसकी इकाई बता सकते हैं। के अलावा एक छद्म शब्द कहें, दोनों का मतलब क्या होता है? गलत। आभासी मतलब गलत, छद्म मतलब छुपा हुआ। तो ऐसी अभिक्रिया जो अधिक कोटि की प्रतीत होती हैं लेकिन वह n-1 कोटि की होती हैं, छद्म कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पर n-1 का मतलब क्या है? सबसे पहले तो देखो आप, अभिक्रियाएं ज़्यादा कोटि की प्रतीत हो रही है लेकिन वो होंगी क्या? n-1, यानी कि एक कम कोटि की अभिक्रियाएं होंगी वो, ठीक है। और इनके उदाहरण निश्चित हैं और ये अभिक्रियाएं कई बार आती हैं। अब देखो आप, क्या लिखा हुआ है? एस्टरों का जलक बटन। ऐसी जो भी अभिक्रिया जिसमें जल का योग हो रहा है वो सारी की सारी छद्म कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। ये हमने एस्टर ले लिया, जल के साथ अभिक्रिया कराई, एसिटिक अम्ल बन गया और अल्कोहल बन गया, मिथेनॉल बन गया। अभिक्रिया की दर क्या है? रेट बराबर के एस्टर की सांद्रता की घात 1, ऊपर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि दो क्रियाकारक भाग ले रहे हैं, एक तो एस्टर भाग ले रहा है और एक जल भाग ले रहा है, लेकिन ये है कितनी कोटि की अभिक्रिया? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो जितनी भी जलक बटन वाली अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें जल के अणु भाग लेते हैं, वो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, वो एक कम कोटि की अभिक्रियाएं होती है, इसमें जल के अणुओं को शामिल नहीं किया जाता है। उसका कारण अब मैं आपको बताता हूँ। जल के अणुओं की सांद्रता जो है वो निश्चित नहीं है। अभिक्रिया केवल एस्टर की सांद्रता पर निर्भर कर रही है। अब आपने क्या लिया? एक बीकर लिया, बीकर में आपने एस्टर ले लिया, ठीक है। अब एस्टर को आप क्या कर रहे हो? जल अपघटित कर रहे हो, यानी कि इसमें आप मिला रहे हो जल। अब एस्टर को जल अपघटित करने के लिए जल की जो सांद्रता है, जल की जो मात्रा है वो निश्चित नहीं है। आपने कम जल मिलाया, एस्टर अपघटित हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपने थोड़ा और मिलाया, आप जल की सांद्रता को बढ़ाते जा रहे हो, है ना। तो और कभी आपने जल की सांद्रता बहुत कम कर दी, तो जल की जो मात्रा है उस पर अभिक्रिया निर्भर ही नहीं कर रही है। आप जल कम मिला रहे हो, आप जल ज़्यादा मिला रहे हो, उस पर अभिक्रिया निर्भर नहीं कर रही है। इसका मतलब अभिक्रिया केवल एक ही अणु पर निर्भर कर रही है, एक ही क्रियाकारक पर निर्भर कर रही है, और वो कौन सा है? आपके एस्टर। इस पर निर्भर नहीं कर रही है, इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? प्रथम कोटि होगी। दिखने में ये दो कोटि लग रही है लेकिन ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। स्टार्टिंग में मैंने आपको A+B वाला जो उदाहरण दिया था और B के ऊपर अभिक्रिया निर्भर नहीं कर रही थी, A के ऊपर निर्भर करती, तो वो वाली अभिक्रियाओं के ये उदाहरण है। एक और देखो, सुक्रोज का जलक बटन। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। यहाँ पर भी जल के अणु आ गए, इससे बन रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दोनों का सूत्र एक ही होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, है ना। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज उत्पाद बन रहे हैं। H2O की सांद्रता पर अभिक्रिया निर्भर नहीं कर रही है, इसलिए रेट बराबर K और C12H22O11 की घात 1, यानी कि अभिक्रिया केवल निर्भर कर रही है सुक्रोज की सांद्रता पर, इसलिए ये भी होगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब देखो आप, अब अगर
ऐसी अभिक्रिया आती है और ये पूछ लेते हैं कि ये निम्न दो अभिक्रियाएं किस कोटि की हैं, एक तो ये वाली और एक अभी अपन ने ऊपर पढ़ी जो वाली, ये प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं की। जल का अणु आ गया तो आपको जल के अणु को नहीं गिनना है, ठीक है। ये हैं आपके अभिक्रियाओं की कोटि। अब देखते हैं अपन अणु संख्या। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या को अणु संख्या कहते हैं। आगे बात समझ में आपको। अच्छा हाँ, एक बात और मेरे को याद आई है, वो मैं आपको बता देता हूँ ऊपर कोटि के अंदर। जैसे अपन ने क्या नाम है उसका, कार्बनिक रसायन का जो चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर दो अभिक्रियाएँ आई थी, SN1 और SN2 अभिक्रिया। SN1 और एक थी आपके SN2 अभिक्रिया, ठीक है। तो SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में आपने दो बातें लिखी थी कि ये प्रथम कोटि की हैं या द्वितीय कोटि की हैं, इनकी अणुसंख्या 1 है या इनकी अणुसंख्या 2 है, ठीक है। एक अणु का अभिक्रिया और द्वि अणु का अभिक्रिया लिखी थी ना आपने। तो जैसे अगर SN1 अभिक्रिया है, SN1 जो अभिक्रिया थी, थोड़ा सा मैं इसको आपको ढंग से समझाता हूँ। ये मैंने एक लाइन खींच दी, ऊपर लिख दिया SN1, नीचे लिख दिया SN2। देखो SN1 जो अभिक्रिया थी ये हुई थी आपके दो पदों में। SN2 अभिक्रिया कितने पदों में हुई थी, एक पदों में हुई थी, एक पद में हुई थी। SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद के अंदर एक ही क्रियाकारक भाग लेता था, वो था RX। और SN2 अभिक्रिया में दो क्रियाकारक भाग लेते थे, एक तो लेता था आपके RX और एक लेता था आपके नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो देखो आप, प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसमें एक ही क्रियाकारक भाग लेता है उसकी क्रियाविधि के अंदर, इसलिए ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है SN1। SN2 अभिक्रिया जिसमें दो क्रियाकारक भाग लेते थे और दोनों क्रियाकारकों के ऊपर अभिक्रिया की सांद्रता निर्भर करती थी, है ना, अभिक्रिया वेग निर्भर करता था, तो इसलिए ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, एक तो RX और एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ठीक है। तो SN2 अभिक्रिया को आपने द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बताया है, SN1 अभिक्रिया को आपने प्रथम कोटि की अभिक्रिया बताया है। आगे बस समझ में आपको। अब देखो आप, अणु संख्या का मतलब क्या हुआ, बहुत इजी है ये तो, कि किसी भी अभिक्रिया में जितने क्रियाकारक अणु भाग ले रहे हैं वही उसकी अणु संख्या होती है। क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस N2 गिव्स N2 + S2। अणु संख्या कितनी हो गई इसकी, 2 हो गई। अभिक्रिया को संतुलित जरूर करना है, दो लिस्ट में दो अणु भाग ले रहे हैं, H2 + Cl2 ट्वाइस HCl, इसकी भी अणु संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। ट्वाइस CO + O2 तो इसकी अणु संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई इसकी अणु संख्या, 3 हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें दो तो CO है और एक O है, O2 है, इसलिए। तो हम इस प्रकार से अणु संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अभिक्रिया की जो कोटि है वो शून्य कभी नहीं हो सकती, लेकिन अणु संख्या जो है, सॉरी गलत बोल गया मैं, अभिक्रिया की कोटि जो है वो शून्य हो सकती है, लेकिन अभिक्रिया की अणु संख्या कभी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि क्रियाकारक में कम से कम एक अणु तो भाग लेगा ही लेगा, और एक आ गया तो उसकी अणु संख्या हो गई 1। और अभिक्रिया की कोटि के अपन ने उदाहरण देखे थे ऊपर, जिसमें वो क्या थी, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं भी थी। जैसे ये वाला उदाहरण पहला और दूसरा, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है, लेकिन इनकी अणु संख्या तो शून्य नहीं आ रही है, ठीक है। तो अणु संख्या कभी शून्य नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, लेकिन कोटि शून्य हो सकती है। ये इन दोनों में मुख्य अंतर है। देखो एक क्वेश्चन परीक्षा में कई बार आया हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्न अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। एक अभिक्रिया जिसकी कोटि ज्ञात करनी है और अभिक्रिया केवल ये लिखी हुई है, N2O5 गिव्स NO2 + O2। बस इसके आगे कुछ भी परीक्षा में दिया हुआ नहीं होगा, ठीक है। और आपको इसकी अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है ना। अब देखो इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, अगर इसकी हम दर लिखें तो क्या लिखेंगे, रेट बराबर K और N2O5 की सांद्रता 1, ये लिखेंगे क्योंकि N2O5 एक ही इसलिए। अब आपने क्या किया, इसका उत्तर दिया। देखो जब आपने इस अभिक्रिया को संतुलित किया तो संतुलित करने पर आपने यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ 4 लगाया, तो अभिक्रिया की दर क्या हो गई, यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, जिसे क्रियाविधि द्वारा समझा सकते हैं। अब अभिक्रिया प्रथम कोटि की कैसे हुई, अगर मैं इस ट्वाइस N2 के लिए लिखता हूँ, रेट बराबर K N2O5 की सांद्रता ऊपर कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि इस अभिक्रिया को संतुलित करने पर 2 आ रहा है, इसलिए। तो अभिक्रिया की कोटि 2 होनी चाहिए थी, इसकी कितनी होनी चाहिए थी, 2। लेकिन ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की क्यों हो गई, इसीलिए ये परीक्षा में आती है, इसीलिए क्या होती है, परीक्षा में आती है। और अधिकतर विद्यार्थी अभिक्रिया को संतुलित करके और अभिक्रिया की कोटि 2 लिख के आ जाते हैं इसको। अब देखो ये 2 अभिक्रिया की कोटि 2 क्यों नहीं है, अभिक्रिया की कोटि को समझाने के लिए हमें इसकी क्रियाविधि आनी चाहिए। आपको परीक्षा में क्रियाविधि लिखनी पड़ेगी, चाहे क्वेश्चन 1 नंबर का ही आए तो भी
क्रियाविधि ये 2 पदों में पूरी होती है। देखो क्रियाविधि में वेग निर्धारण पद धीमा पद होता है, ठीक है। देखो प्रथम पद क्या है इसका, N2O5 जो है वो विघटित होकर क्या बनाया इसने, NO2 बनाया, और वो एक ऑक्सीजन का एक नवजात ऑक्सीजन बनी इसके अंदर, ठीक है। द्वितीय पद में N2O5 ने इस नवजात ऑक्सीजन से फिर से अभिक्रिया की। 2 अणु थे ना N2O5 के, एक तो ये वाला और एक ये वाला। N2O5 ने इस नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया, ट्वाइस NO2 और O2 बना लिया। तो ट्वाइस NO2 4 NO2 हो गए, N2O5 2 N2O5 हो गए। इस प्रकार से अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब देखो आप, प्रथम पद में एक ही क्रियाकारक भाग ले रहा है N2O5 का, इसलिए इसकी जो दर होगी रेट बराबर के N2O5 की सांद्रता 1। इस प्रकार से N2O5 की सांद्रता को व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि अभिक्रिया का जो वेग है वो धीमे पद पर निर्भर करता है। इसलिए इसका वेग जो है अभिक्रिया की जो कोटि है वो प्रथम पद पर ही निर्भर करेगी, और इसकी कोटि होगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, ये न कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ध्यान रखना, संतुलित करने पर तो 2 आ रहा है, लेकिन यह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है, इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से करके आना है। ये पूरा लिखना है जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। ओके।